बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 2 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक वस्ता की सूरत हाल। बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं काफ़ी लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए क्विकली चलेंगे। आगाज़ गजा से करेंगे, जहाँ पर मजीद 63 शहादतें गुज़िश्ता 24 घंटों का मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा कि 2025 का दूसरा रोज़ है और 63 मजीद शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। गजा की पट्टी के अंदर 8 बच्चे फ्रीज होकर शहीद हुए हैं सख्त सर्दी की वजह से। और मैंने आपको बताया था कि बारिश भी है और 1500 से ज्यादा जो टेंट्स हैं वो बारिश में बह भी गए हैं। तो इस वजह से 8 बच्चे रिपोर्ट से ये बता रही हैं कि अब तक फ्रीज होकर शहीद हो चुके हैं। इस लेवल की ब्रूटैलिटी है कि इस सर्दी और इस बारिश में भी इन सहूनियों का, मैंने आपको बताया कि इनकी बमबारी और बर्बरियत रुकने का नाम नहीं ले रही। 28 जो सहूनी फौजी हैं, आज ये रिपोर्ट सामने आई सहूनी मीडिया के ऊपर कि 28 सहूनी फौजियों ने सुसाइड की है, खुदकुशी की है। यानी कि इनसे खुद भी ये मजालिम जो ये ढा रहे हैं गजा के अंदर मासूम फलस्तीनियों पर, मासूम बच्चों पर, तो खुद भी इनसे ये मजालिम बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसके बावजूद जो इसराइल का वजीर दिफा है, उसने आज ये बयान जारी किया कि अगर तुमने कैदी रिहा ना किए और अगर तुम्हारी जानिब से ये रॉकेट हमले बंद ना हुए, ये हमास को मुखातिब करते हुए इसराइल का वज़ीर दिफा कह रहा है कि अगर तुमने कैदी रिहा ना किए और तुम्हारे रॉकेट हमले बंद ना हुए तो हम ऐसी बमबारी करेंगे गजा पर कि काफी अरसे से इस तरह की बमबारी, इस तरह की जो बर्बरियत है वो तुमने काफी अरसे से नहीं देखी होगी गजा की पट्टी के अंदर। अब ये जो मैंने डिटेल्स आपको बताई, आप खुद बताइए कि इससे ज्यादा तारीख में मिसाल नहीं मिलती इस तरह के जुल्म की, इस तरह की नस्ल कुशी की मिसाल तारीख में भी नहीं मिलती। हिटलर का तो तारीख के अंदर नाम है, लेकिन इन्होंने इस 1 साल से जायद के अरसे के दौरान जिस तरह से इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियां बिखेरी, खवातीन क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, हॉस्पिटल्स क्या, जर्नलिस्ट क्या, पूरी दुनिया हैरान है कि इससे ज्यादा जो इसराइल का वज़ीर दिफा जिस तरह से वार्न कर रहा है हमास को, उसी तरह की वार्निंग मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जो नए साल पर इसका पैगाम सामने आया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उस स्टेटमेंट को रिपीट किया कि अगर 20 जनवरी से पहले पहले तुमने कैदी रिहा ना किए तो मैं मशरिक वस्ता को जहन्नुम बना दूंगा। और इसने अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करते हुए कहा, हमास को मुखातिब करते हुए, जो डोनाल्ड ट्रंप है, कि कैदियों को रिहा कर दो 20 जनवरी से कबल। अब कैदियों की रिहाई के हवाले से मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, जो बातचीत का अमल है उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो बयानात हैं इसराइल के वज़ीर दिफा के या फिर डोनाल्ड ट्रंप के, इन बयानात पर आपने गौर किया होगा कि कैदी भी इन्हें कोई नहीं मिल रहे, कैदी भी हमास की कैद में हैं। और हमास के रॉकेट हमले, अल-कस्साम ब्रिगेड के जो हमले हैं नॉर्दर्न गजा के अंदर, सेंट्रल गजा के अंदर, वो आज भी रिपोर्ट होते रहे। सहूनी फौजियों की लाशें ये अभी तक गजा की पट्टी से उठाकर ला रहे हैं और इन्हें कैदी नहीं मिल रहे। और ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं जो सहूनी फौजी हैं। इनकी खुदकुशियां भी रिपोर्ट हो रही हैं, इनकी हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं और इनकी धमकियां अभी तक जारी हैं कि हर लेवल का जुल्म, हर लेवल की इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी इनकी जानिब से कर ली गई, लेकिन कैदी इन्हें नहीं मिल रहे और इस वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और हमास के मुजाहिदीन के, अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन के हमले और हौसी मुजाहिदीन के हमले जिस लेवल के हैं, 2 अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स को हौसी मुजाहिदीन ने 72 घंटों के अंदर अंदर मार गिराया और उसकी वीडियो भी जारी की गई। और पैगाम भी, जो हौसी मुजाहिदीन के तर्जमान हैं उनकी जानिब से पैगाम भी जारी किया गया कि जब तक गजा के अंदर ये जुल्म बर्बरियत बंद नहीं होगी तो जितने मर्जी हमले करके देख लो, अपना शौक पूरा करके देख लो, लेकिन फलस्तीन की आज़ादी तक हौसी मुजाहिदीन गजा के मासूम फलस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये होती है यूनिटी, ये होती है ईमान की ताकत के मुजाहिदीन इस तरह के जुल्म, इस तरह की बर्बरियत और इस तरह की बेहिसी, जो मुसलमान ममालिक की आलमी बरादरी की बेहिसी है, उसके बावजूद मुजाहिदीन अभी भी इन सहूनियों का और इनके इत्तेहादियों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अगर यही यूनिटी मुसलमानों के अंदर होती तो इन सहूनियों का और इनके इत्तेहादियों का सॉफ्टवेयर कब का अपडेट हो जाता, लेकिन मुसलमानों के अंदर यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को धक्के देकर ये बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकल कर ये अपनी फतह समझते हैं कि हमने
इस मुसलमान मुल्क को पीछे छोड़ दिया और उस मुसलमान मुल्क को पीछे छोड़ दिया। अब शाम का पहला वफ्द जो है वो गैर मुल्की दौरे पर कहां पर पहुंचा? अब शाम का पहला वफ्द जो है उसको पहुंचना चाहिए था तुर्किया, लेकिन शाम का पहला वफ्द पहुंचा सऊदी अरेबिया। शाम के वजीर खारजा भी थे, जो दीगर वज़रा हैं वो भी हमरा थे शाम के वजीर खारजा के। पुरतपाक इनका इस्तकबाल हुआ और यहाँ पर जो हाई लेवल मुलाकातें हैं, वफूद की सतह पर भी जो मुलाकातें हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर हुई। और इस दौरे के बाद जो तुर्किया का ऑफिशियल रद्द अमल है, जाहिर है कि वो तो सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट्स इस तरह की गर्दिश कर रही हैं और रिपोर्ट्स में ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शाम की नई हुकूमत का इस तरह का जो पहला गैर मुल्की दौरा होगा, तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये तुर्किया का दौरा करेंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ बशार अल असद के तवील इक़्तिदार के खात्मे में आपको मालूम है कि तुर्किया का नाम सर फहरिस्त नजर आ रहा था। और तुर्किया अभी भी जो शाम की नई हुकूमत है उसके साथ बहुत सारे मामलात हैं, शाम को लेकर बहुत सारे मामलात हैं, जिसमें तुर्किया की जो हुकूमत है, रजब तैयब एर्दोगान जो हैं, उन्होंने अपने नए साल के पैगाम में भी जो अबू मोहम्मद अल जुलानी है, अहमद अल शर्रा, उनको हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी तुर्किया के सदर की जानिब से करवाई गई। और ताउन का मैंने आपको बताया था कि शाम के अंदर जो भी धड़े हैं उनको शाम की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर लाया जाए, इंक्लूडिंग जो कुर्दिश फाइटर्स हैं उनको भी शाम की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर तुर्किया के सदर लाना चाहते हैं, ताकि शाम के बॉर्डर से कोई थ्रेट बाकी ना रहे तुर्किया के लिए। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि शाम की जानिब से, शाम की जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब से कुछ ऑपरेशंस की आज रिपोर्ट सामने आई हैं कि इन्होंने हुम्स के इलाके में, अब हुम्स में आपको बता दूं कि ये अलवी कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहां पर इनका ऑपरेशन रिपोर्ट हुआ और जो बशार अल असद के लॉयल लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां, जो शाम की नई हुकूमत है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी जानिब से कार्रवाइयां रिपोर्ट हुई हैं और ये ऑपरेशन आने वाले चंद दिनों भी जारी रह सकता है शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। एक ऑपरेशन की तफसीलात तो जो ऑपरेशन रिपोर्ट्स की सूरत में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो ऑपरेशन है ये 13-14 नवंबर को भी अपनी रिपोर्ट में ऑपरेशन शेयर किया था, लेकिन अब मुकम्मल तफसीलात जो सहूनी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से मुकम्मल तफसीलात शेयर की गई हैं, जो कि हैरान कुन हैं। सहूनियों ने यह बताया कि 8 सितंबर को, 8 दिसंबर को आपको मालूम है कि बशार अल असद के तवील इक़्तिदार का खात्मा हुआ था और ये 8 सितंबर की बात कर रहे हैं। सहूनियों ने यह बताया कि 8 सितंबर को इन्होंने शाम के अंदर एक ग्रैंड सीक्रेट ऑपरेशन किया था और इस ऑपरेशन में 120 के करीब जो इनके अहलकार हैं, एलीट अहलकार, उन्होंने हिस्सा लिया था इस ऑपरेशन में। और ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था हमा के इलाके में, शाम के अंदर जो हमा का शहर है, जो कि बहुत प्रोमिनेंट शहर है और ये इसराइल के बॉर्डर से मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। और यहां पर अंडरग्राउंड सहूनियों ने बताया कि मिसाइल बनाए जा रहे थे हिजबुल्लाह के लिए ईरान की जानिब से। एक बहुत बड़ी मिसाइल की फैसिलिटी यहां पर थी जो ऑपरेशन के दौरान इनकी जानिब से टारगेट की गई। और इस ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे, दर्जनों हेलीकॉप्टर्स, दर्जनों ड्रोन्स भी शामिल थे। इस ऑपरेशन में दर्जनों तैयारों ने भी हिस्सा लिया और 100 से ज्यादा फौजियों ने हिस्सा लिया। और इन्होंने ये भी बताया, वीडियो सबूत भी जारी किए हैं और ये भी बताया, मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वीडियो शेयर कर दी है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी और टाइम्स ऑफ इजराइल के ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो टॉप स्टोरी में आपको ये वीडियो मिल जाएगी जो कि इनकी जानिब से शेयर की गई। और इसमें यह बताया गया कि हमने एक तरफ तो शाम के बॉर्डर पर जो बमबारी है वो करके इनको एंगेज रखने की कोशिश की और यहां से इनके जो एलीट फौजी हैं वो दाखिल हो गए इस फैसिलिटी के अंदर और इस फैसिलिटी को इन्होंने किस तरह से तबाह किया, तो वो सारी कहानी उस वीडियो के अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा ऑपरेशन कि इसराइल के बॉर्डर से मैंने आपको बताया कि 200 किलोमीटर दूर ये ऑपरेशन अंडरग्राउंड कंडक्ट किया गया, तो कोई अंदर का बंदा अगर ना मिला हुआ हो तो उसके अलावा यह ऑपरेशन इस तरह से इतनी आसानी के साथ कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी माजी में सामने आती रहीं कि बशार अल असद और बशार अल असद के जो ऑफिशियल्स थे वो इसराइल के साथ मिले हुए थे और इसराइल के साथ जो इंटेलिजेंस है हिजबुल्लाह की या फिर ईरान की, वो इंटेलिजेंस इसराइल के साथ बशार अल असद की जानिब से शेयर की जाती रही। बशार अल असद के हवाले से मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट ये सामने आई है कि मॉस्को में
ان کو زہر دیا گیا ہے اور یہ ہسپتال میں داخل ہوئے تھے، اتوار اور پیر کے روز یہ ہسپتال میں داخل ہوئے تھے اور وہاں سے اب یہ گھر منتقل ہو چکے ہیں یا پھر اس جگہ پر منتقل ہو چکے ہیں جہاں ماسکو کے اندر یہ انہوں نے رہائش اختیار کی شام سے فرار ہونے کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ تو یہ زہر ان کو دیے جانے سے متعلق جو ہے وہ ڈاکٹرز نے کنفرم بھی کر دیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ رپورٹس جو ہیں وہ یہیں تک یہ رپورٹس گردش کر رہی ہیں، یعنی کہ یہ نہیں پتا کہ بشار الاسد کو کس نے زہر دیا۔ اب کافی سارے آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ان کی اہلیہ، جو کہ گزشتہ دنوں یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ان کی اہلیہ بضد تھیں کہ مجھے طلاق دو اور مجھے جانے دو UK، برطانیہ سے ان کی اہلیہ کا تعلق ہے تو وہ وہاں پر جانا چاہتی تھیں لیکن پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکی برطانیہ، تو ان کی اہلیہ کی جانب سے بھی ان کو زہر دیا جا سکتا ہے۔ پھر یوکرین جو چھوٹا صہیونی ہے اس کے ہاتھ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کافی لمبے ہیں اور ماسکو کے اندر اس طرح کی، رشیا کے اندر ڈیپ انسائیڈ رشیا اس طرح کی تخریب کاریوں، اس طرح کی کاروائیوں میں جو یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اگر موساد ان کے ساتھ مل جائے تو اس طرح کی کاروائی کرنا ماسکو کے اندر بھی کوئی زیادہ مشکل یوکرین کے لیے نہیں ہے۔ اور جس طرح سے ماسکو کے اندر جو کرملن کے آفیشلز ہیں ان میں انٹیلیجنس کا بریچ آپ نے دیکھا، سیکیورٹی کا، ڈیفنس کا بریچ آپ نے دیکھا، تو یہ پاسبل ہے کہ رشیا کے اندر جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ اس طرح کی کاروائیاں بھی کر سکتی ہیں۔ اور سیکیورٹی بریچ، انٹیلیجنس بریچ تو ہم نے ریزسٹنس کے اندر بھی بہت زیادہ دیکھا کہ حزب اللہ کے آفیشلز کو، حماس کے آفیشلز کو، ایون کہ تہران کے اندر بھی کتنی آسانی سے ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اندر کے لوگ، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپسی اختلافات، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ان صہیونیوں کو اور ان صہیونیوں کے اتحادیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اس لیے ان کی ٹون اس طرح کی ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کیا کہا کہ اس طرح کی بمباری کریں گے کہ تم نے کافی عرصے سے اس طرح کی بمباری نہیں دیکھی ہوگی، اس لیے بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ۔ اب رپورٹس اس طرح کی ہیں کہ قطر کے اندر بات چیت کی ٹیبل دوبارہ سے لگ چکی ہے اور جو عربی آفیشلز ہیں وہ جنگ کو بند کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں کہ یہ آ کر مشرق وسطیٰ کو کہیں جہنم نہ بنا دے، تو یہ بات چیت کی ٹیبل پھر سے بحال ہو چکی ہے۔ لیکن کیا جو ڈیڈ لاک ہے اس پر پھر سے حماس کی جانب سے لچک دکھائی جائے گی یا پھر یہ صہیونی بھی لچک دکھائیں گے قیدیوں کی رہائی کے لیے؟ کیونکہ قیدیوں کی رہائی کو لے کر بہت زیادہ مظاہرے اسرائیل کے اندر ابھی بھی جاری ہیں، لیکن یہ مظاہرے آپ کو معلوم ہے کہ مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے مظاہرے جاری ہیں، لیکن نیتن یاہو کے کان پر جیسے جوں بھی نہیں رینگی، تو ان مظاہروں کا تو خیر ان صہیونی آفیشلز پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے، حماس کی جانب سے ہی لچک دکھائے جانے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں آنے والے چند گھنٹوں میں۔ یہ جو بات چیت کی ٹیبل ہے اس سے کیا خبر سامنے آئے گی وہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔